चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी मार्च 2025, ये बिल्कुल रीसेंट पेपर है आपका। पेपर टू टू आज कर रहे हैं, पेपर वन कल कराऊंगा। अच्छा जी, ये आपके पास हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास। बेसिकली आपके पास 60 मार्क्स हैं, 1 आवर 15 मिनट्स हैं आपके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन भी, ये आपके पास कुछ डेटा आ गया, यूनिट्स, और कुछ उसके बाद आपने उसमें फॉर्मूले दे दिए। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है। पहला सवाल है आपसे कि एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय द एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड वैल्यू। कोई भी मेजर वैल्यू है, उसकी एक्यूरेसी से क्या मुराद है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं कि लेट सपोज मेरी वैल्यू है 10, तो मैं जब ये है जी मेरे पास गिवन वैल्यू, ठीक है, और मेरे पास जो रीडिंग्स आ रही हैं वो आ रही है 9.87, 9.9, 9.99। तो ये क्या है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर मेरी रीडिंग आ रही है 1.6, 1.5, 1.4, और मेरी करेक्ट वैल्यू थी 10, तो इसका मतलब मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब है, मेरे पास एरर बहुत ज्यादा है। दो तरह के एरर आपने पढ़े थे, सिस्टमैटिक और रैंडम, तो दोनों एरर्स के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। क्या ये बात समझ में आती है जी? तो अब आप क्या लिखेंगे इसका आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू, है ना। जो डिफरेंस है आपके पास एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू का, बेसिकली आप उसको एक्यूरेसी कहते हैं। जितना ये डिस्टेंस कम होगा, जितना ये डिफरेंस कम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपके पास एरर होगा, उतना ज्यादा आपके पास जो है वो फॉल कर रहा होगा, लेस एक्यूरेसी होगी, एरर ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आती है जी आप सबको? यस या नो में जवाब दीजिएगा। बरखा, समी, मायर, मुआज, क्लियर है ये? ओके, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ साइड दी गई है और मास दिया गया है। मास दिया गया है आपको ग्राम में, और लेंथ दी गई है सेंटीमीटर में, जबकि आंसर है आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो अब आप क्या करेंगे, आपको बेसिकली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले डेटा पूरा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे दो सॉलिड क्यूब्स हैं। अब क्यूब का मतलब क्या होता है कि आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर होगी, है ना। जो लेंथ होगी वही विड्थ होगी, और वही हाइट होगी। लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर होगी, सही है। तो अब आपने पहले वैल्यूज कन्वर्ट करनी है, और फिर आपने डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी का फॉर्मूला था मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले तो आपने ट्रू वैल्यू निकालनी है ना। तो ट्रू वैल्यू जरा जल्दी से निकाल के दें। मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करके दें, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, और आंसर निकाल के दें जल्दी से। आपके पास वैल्यूज है, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, शाबाश जल्दी से करके दीजिए आप सब। वैल्यूज आप सबके सामने है। मास को, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, और जो है कन्वर्ट करें और ज्वाइन करें जल्दी से। आंसर बताएं। आंसर बताइए, क्या 8.7 एक्सपोनेंट -3 +3 आ रहा है या नहीं? जल्दी करिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इतना ज्यादा डिले मुनासिब नहीं है। कहेंगे सरफात को ही नहीं आ रहा।
आंसर क्या आ रहा है? अब देखें, सबसे पहले मास को कन्वर्ट करें तो 31.3 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज योर मास इन किलोग्राम्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आपके पास क्या हो गया, 1.53 की पावर 3, और देन आप उसको कन्वर्ट कर दें तो आपके पास वो चीज आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? फिर आप इसको डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। आंसर आ गया मुआज, समी? मुझे कोई कंफर्म कर दो, बरखा। आंसर आ गया है? माहिर, आंसर आ गया बेटा? मैं कैलकुलेटर करता हूँ। मास होगा आपका 31.3 एक्सपोनेंट -3 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा आपके पास 1.53 एक्सपोनेंट -2 का क्यूब। तो ये होगा 31.3 एक्सपोनेंट -3 किलोग्राम में, और आपके पास 1.53 एक्सपोनेंट सेंटीमीटर से मीटर गए तो -2, और फिर उसका क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट था। तो ये आ गया 8.73 एक्सपोनेंट 3, और आप यहाँ लिख दोगे शोन। तो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ क्यूब ए। वो कह रहा है, सॉरी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाले। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आपके पास फॉर्मूला था, परसेंटेज ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मास प्लस परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। सही है ना, मास ओवर वॉल्यूम तो आपके पास ऐड होता था। तो अब आपको ये पता है वॉल्यूम बराबर है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और आपको ये पता है अनसर्टेनिटी का कोई भी फंक्शन हो वो सिर्फ ऐड होता है। तो आपके पास क्या होगा, परसेंटेज ऑफ वी बराबर होगा परसेंटेज ऑफ लेंथ प्लस परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू प्लस परसेंटेज ऑफ हाइट। तो मैं इसको 3 टाइम्स कर सकती हूँ क्योंकि आइडेंटिकल है। मैं क्या ये लिख सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज ऑफ लेंथ। क्या ये बात समझ में आती है आप सबको? तो अब अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वैल्यूज का है 0.5 डिवाइडेड बाय 31.3 इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स 0.01 ओवर 1.53 इंटू 100। तो क्या हो गया ये भाई, ब्रैकेट 0.5 ओवर 31.3 इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स 0.01 ओवर 1.53 इंटू 100। तो ये कुछ आपके पास 4% के करीब आ रहा है, जरा वेरीफाई करिए। फोर परसेंट आ गया सबका, यस या नो में जवाब दीजिए। बाकी स्टूडेंट्स को मैसेज ही कर रहा हूं मैं कि भाई बराए करम आ जाइए। डन। अब वो क्या कह रहा है आपसे, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूब बी इज डिटरमाइंड टू बी 9.3। आपकी वैल्यू क्या आ रही थी, 8.7 एक्सपोनेंट 3। ये 9.3 है, +/- 6%। 6% इज अ ह्यूज वैल्यू। ठीक है, वो कह रहा है कि क्या ए और बी सेम मटेरियल के होते हैं, हो सकते हैं। आप लिखेंगे यस, एज द रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूब ए 8.7 exponent 3 and the value of density
of cube B are within the given range, that is 6%. क्या ये बात समझ में आती है जी? समी, मायर, बरखा, ताहा, रहीम, मुआज, इबाद, साद। क्लियर? यस या नो में जवाब दीजिए। सब कर दीजिए, इट इज क्लियर। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का आपको पता है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एट इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment। कोई मसला, कोई कहानी, यहाँ तक कोई चीज जो तंग कर रही हो बेटा? अब इस डायग्राम को जरा पढ़ते हैं, जरा इसके डेटा को प्लॉट करते हैं। कह रहा है कि एक सॉलिड प्लास्टिक सिलेंडर floats on water. It is used to support one end of the horizontal uniform beam AB। ठीक है, यूनिफॉर्म बीम का वेट है 1700। अगर 6 मीटर पूरी लेंथ है तो 3 मीटर पे ये वेट एक्ट कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर जी? यहाँ तक क्लियर है? ताहा, साद, इबाद, रहीम, मुआज, मायर, समी, बरखा, अहमद। ठीक है, यानी वो बिल्कुल मिड पे उसका वेट एक्ट कर रहा होगा। वो कह रहा है द बीम इज अटैच सॉलिड ग्राउंड विद ए, द बीम इज फ्लोटिंग सेंटर। ठीक है, 5 मीटर, द वर्टिकल फोर्स ऑफ 1300 न्यूटन। जो सिलेंडर है ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वैल्यू है 1300 न्यूटन। ठीक है जी, ये बता दिया उसने। कह रहा है पर्सन ऑफ वेट 660 न्यूटन, ये है जी 660 न्यूटन एट पॉइंट बी। वो कह रहा है बीम ए बी इज इन इक्विलिब्रियम, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर है। ठीक है, ये नहीं होता तो आप ये आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो उसने क्या कहा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर हैं। अब वो आपसे अगला पार्ट क्या कह रहा है कि आप ए को पिवट बनाएं और एक्स की वैल्यू निकाल के दें, यानी 660 से जो डिस्टेंस है वो निकाल के दें। तो आपको पता है कि सम ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो F1 × D1 प्लस, अब ये दो फोर्सेस है ना जो ऐसे ला रही हैं, प्लस F2 × D2 इज इक्वल टू F3 × D3। मुझे ये D2 चाहिए, 1700 × X प्लस 660 × 3 इज इक्वल टू 1300 इंटू, अगर ये 6 है ये 5 है तो हम कंसिडर करते हैं ये 1, तो ये क्या आया 5। मुझे x की वैल्यू निकाल के दीजिए सब, जल्दी से बेटा। आंसर बताइए क्या आ रहा है बेटा? 2.1 मीटर्स। अब वो क्या कह रहे हैं, द बीम और द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज सबमर्ज इनटू द वाटर टू द डेप्थ y। ठीक है जी, डेप्थ y तक वो नीचे गया हुआ है। वो आपसे ये कह रहा है बेटा, DHA CSS स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन द क्लास। ठीक है, तो कह रहा है आज से द सिलेंडर हैज अ मास 11 kg एंड द डायमीटर 0.78। शो दैट द अपथ्रस्ट 1400 न्यूटन। एक होगा इसका वेट, एक है इस पर अपवर्ड फोर्स लग रही है 1300,
और मुझे अब थ्रस्ट चाहिए। अब ये बैलेंस है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अब थ्रस्ट बराबर होगा वेट, सॉरी, अब थ्रस्ट प्लस 1300 इज इक्वल टू वेट। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं, उल्टा लिख रहा हूं मैं, वेट नीचे ना। अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट प्लस 1300, तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी प्लस 1300। मास कितना है जी? 11 इंटू 9.81। ये वेट आ गया प्लस 1300, तो अब थ्रस्ट क्या आ रहा है मेरे पास? बताइए बेटा। 1400 आ रहा है, नहीं आ रहा? अहमद, बरखा, समी, मायर, मुआज, क्या ये क्लियर है या नहीं? बताइए। आगे चलें जी। ओके, तो आपने क्या करा, आप थ्रस्ट इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस 1300। तो आपके पास क्या हुआ, 11 इंटू 9.81 प्लस 1300, दैट इज इक्वल टू 1400 न्यूटन। ये प्रूफ हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि वाटर हैज डेंसिटी 990, डेप्थ वाई। तो अपथ्रस्ट का एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला था रॉ इंटू जी इंटू वी। ठीक है, और वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू हाइट। तो आपके पास बेसिकली अगर मुझे डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं उससे एरिया और हाइट के दरमियान का डिफरेंस निकाल सकता हूँ। जरा इसको खुद से ट्राई करिए जरा। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और आर किसके बराबर होगा? d/2। ठीक है, मुझे डायमीटर दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा, अपतरस कितना था? 1400 इज इक्वल टू डेंसिटी है 990, जी की वैल्यू है 9.81, एरिया इनटू हाइट। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन गया, एच के लिए 1400 डिवाइडेड बाय 990 इंटू 9.81 इंटू पाई d/2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करके दीजिए आंसर। क्या ये चीज समझ में आई है या नहीं आई बेटा? अहमद, समीम, मायर, मोहित, मुआज, मोहित, बाकियों को मैसेज करो, जायान वगैरह को बेटा कि वो क्लास ज्वाइन करें। बताइए बेटे, क्लियर? मुआज क्लियर है ये या नहीं? समी आंसर बताओ ना बेटा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, एक मिनट रुको, मैं करता हूँ कोशिश। 1400 ओवर 990 इंटू 9.81 इंटू पाई इंटू पाई इंटू 0.78 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। 0.3 आ रहा है, सही है। क्लियर है ये सबका? 0.3 बेटा, कोई ऐसा जिसका ये 0.3 ना आ रहा हो? समी, साद, मोहित, मुआज, अहमद, क्लियर है? The person can stand anywhere between A and B. On the figure, sketch the variation.
of the depth of the bottom of the cylinder with the distance of the person for the distances between 0 to 6 meter. Numerical values are not required, यानी आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब आपके पास 0 0 से स्टार्ट डेप्थ प्रेशर नहीं होगा, आप एक नॉन जीरो से स्टार्ट करके इसको स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे, कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा। क्लियर? आगे चलें जी, फिर आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद a truck R of mass 9,400 kilograms moves with a constant acceleration। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने के लिए आपके पास चार कंडीशन थी। एक, एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट हो। दूसरा, आपके पास नेट फोर्स जीरो हो, या नेट एक्सेलरेशन जीरो हो, या फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो। ऐसे ही है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स होगी, और कांस्टेंट फोर्स होगी तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्लियर? यानी वो चार थी। अब वो क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकाल के दें। यहाँ फाइनल वेलोसिटी 22 है, इनिशियल वेलोसिटी 13 है, डिस्टेंस 180 है। तो आपके पास एक्सेलरेशन के लिए एक ही फॉर्मूला, टाइम गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2 इंटू a। तो 22 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 180। 22 का स्क्वायर माइनस 13, 22 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 180। 0.875। क्या सबका 0.875 आ रहा है? बताइए। डन। सबका 0.87, ठीक है। कैलकुलेट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द ट्रक बिटवीन ए एंड बी। अब डिफरेंस निकालना है, तो आप या तो बी पे निकालें और ए पे निकाल के माइनस कर दें, या सीधा सीधा फॉर्मूला डिफरेंस का, तो आपके पास डेल्टा के ई बराबर होगा हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो हाफ 9,400 इंटू 22 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। क्या हुआ भाई, 1/2 इंटू 9,400 इंटू 22 का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, 13 का स्क्वायर। 1.48 एक्सपोनेंट 6 जूल्स। क्या सबका यही आ रहा है? मायर मुआज, क्लियर है ये? अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो क्या कह रहा है, शॉर्ट शॉर्ट टाइम आफ्टर पासिंग बिटवीन बी ट्रक आर मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। वो क्या कह रहा है आपसे, मोमेंटम टाइम ग्राफ गिवन है, तो आपको पता है कि इसका जो ग्रेडियंट होगा वो आपके पास फोर्स होगी। तो फोर्स क्या है, आप क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और आप इसका जो ग्रेडियंट है वो निकालेंगे फोर्स के लिए। तो आप क्या होगा आपके पास, ये होगा 21 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, और ये होगा आपके पास 2 एक्सपोनेंट -4। ऐसे ही है। तो आप क्या करेंगे भाई, 2.5 एक्सपोनेंट 4 -21 एक्सपोनेंट 4, कितने टाइम के लिए भाई,
15 माइनस 0, तो ये क्या आ रहा है? 2.5 एक्सपोनेंट 4 माइनस 21 एक्सपोनेंट 4 ओवर 15 -1। इसको ईएनजी बढ़ाते हैं। -1.2 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन, ये आ गया। क्लियर? आगे चलें अहमद। अब वो क्या कह रहे हैं? एन आइडेंटिकल ट्रक हैज एज द सेम इनिशियल मोमेंटम एज ट्रक आर, द ट्रक एस एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू द फोर्स इन बी पार्ट टू, यानी जो आपने भी कैलकुलेट करी। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर ट्रक एस विल टेक मोर टाइम, लेस और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। अब इसका मोमेंटम कम है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? सेम इनिशियल मोमेंटम तो है लेकिन नेट फोर्स कम है, टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो आप क्या लिखेंगे कि लेस resultant force exerted on S as compared to R, due to which it will take less time to return to rest। क्लियर जी? क्या ये बात समझ में आती है जी? यस या नो? अहमद, मायर, मुआज, ताहा। देखो, अगर मोमेंटम कम है तो टाइम भी तो कम होगा। आगे चलें। A device contain a microwave emitter and receiver is placed in front of a large metal sheet in a vacuum as shown। वो आपसे कह रहा है when the device is positioned at P, stationary wave is formed between the device and the sheet। कह रहा है explain how the stationary wave including the nodes and anti nodes are formed, यानी पूरी वर्किंग बतानी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि when the transmitter is switched on, the microwaves move towards the metal sheet and bounce back due to reflection such that one wave is superimposed onto another। As a result, constructive and destructive interference is formed, and nodes and antinodes are observed। अब nodes क्या होती हैं? Positions where zero displacement is observed are nodes, and maximum displacement are antinodes। क्लियर जी? क्या ये बात समझ में आती है? पूरा मैकेनिज्म आपने सुपरपोजिशन का एक्सप्लेन करा है। मायर क्लियर है ये? मायर, समी कहाँ पे है और सात कहाँ पे है?
आगे चलें जी। ओके। अब आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको नाम बता दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सारी वेव की स्पीड कांस्टेंट है 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अगर स्पीड डी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, तो क्या आप वेवलेंथ नहीं निकाल सकते? बाय यूजिंग v इज इक्वल टू f टाइम्स लैम्डा, 3.0 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू 6.3 एक्सपोनेंट। गीगा का वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए, गीगा की वैल्यू बताइए। गीगा की प्रीफिक्स वैल्यू क्या होती है अहमद? +9 +6। इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ निकाल के दें। यानी 3.0 एक्सपोनेंट 8/6.3 एक्सपोनेंट 9, 47.6 एक्सपोनेंट -3, या 0.047 या 0.048 मीटर्स। क्लियर? नहीं अहमद, मेगा होता है +6। ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि आज से स्टेशनरी वेव बन गई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है स्टेशनरी वेव का। द डिवाइस इज मूव फ्रॉम पी से एक्स वाई, यानी स्ट्रेट आगे लेके जाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम बन रहे हैं। वो कह रहा है पॉइंट क्यू पे थे तो डिस्टेंस निकालो। देखो, ये है, यहाँ क्या होगा, नोड। यहाँ क्या होगा, नोड। याद है तुम लोगों को बताया था, क्लोज्ड एंड पर हमेशा नोड बनता है और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। और मैंने आपको बताया था, नोड से एंटी नोड हमेशा 1/4 लैम्डा होता है। याद आया? लैम्डा अपॉन 4 होता है, लैम्डा/2, लैम्डा/4, याद करो। नोड टू नोड लैम्डा/2, एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्डा/2, और नोड टू एंटी नोड जो हाफ होता है वो क्वार्टर होता है। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब आपने क्या करा, लैम्डा/4 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो लैम्डा क्या आ रहा है आपके पास, 47.6 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 4। 47.6 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 11.9 एक्सपोनेंट -3। क्या ये आंसर समझ में आया बेटा? क्लियर? क्योंकि नोड से एंटी नोड कहाँ लिखा है, तो कह रहा है पी पे मैक्सिमम है और क्यू पे मिनिमम है। तो मैक्सिमा का मतलब एंटी नोड और मिनिमा का मतलब नोड, इन दोनों के दरमियान में लैम्डा/4 होता है। क्लियर? The intensity of microwave is increased. Intensity बढ़ा दी, the frequency is unchanged. The distance is moved slowly along the line XY until the next minimum amplitude is detected. State and explain whether the distance QR is greater than, less than or same. भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इंटेंसिटी का ताल्लुक उससे है ही नहीं। ये जो स्टेशनरी वेव है इनका ताल्लुक तो रिफ्लेक्शन से है ना। रिफ्लेक्शन से इंटेंसिटी का क्या ताल्लुक है? तो आप क्या लिखेंगे, सेम as intensity does not affect the mechanism of reflection। क्लियर जी यहां तक बात? अब वो आपसे क्या कह रहा है, अगला उसने सीआरओ का सवाल दिया, उसने आपको टाइम बेस्ड सेटिंग बता दी है, उसने वाई एक्सिस चली स्पीड है, कह रहा है आपसे कि भाई वेवलेंथ निकाल के दो बाय यूजिंग सीआरओ। अब वो पहली वाली वेवलेंथ थी, अब ये वेवलेंथ चाहिए। तो आपने क्या करा,
अहमद क्या चीज समझ में नहीं आई? देखो, इंटेंसिटी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड से, इंटेंसिटी का ताल्लुक वेवलेंथ से कब है? समझ में आई कॉन्सेप्ट? अब यहां से यहां तक आपके पास एक वेव है। जरा जल्दी से ये सवाल करके दें, मैंने आप लोगों को बताया था टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू टाइम बेस्ड सेटिंग। तो अब वो कह रहा है 5 बॉक्सेस का 1 सेंटीमीटर है। तो यहां से वेव स्टार्ट हुई, तो 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 3। इस तरह नंबर ऑफ सेंटीमीटर काउंट करें और रीडिंग निकाल के दें जल्दी से। मेरे पास तो 5.8 आ रहा है। और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है 5 एक्सपोनेंट -4। तो टाइम पीरियड क्या आया? 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट -4। टाइम पीरियड आया 2.9 मिली सेकेंड। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला है। अब मुझे यहाँ फॉर्मूला नहीं गिवन, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन ना, तो मुझे फ्रीक्वेंसी का पता है 1/टाइम पीरियड। तो मैं V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी करके लैम्डा निकाल सकता हूँ। स्पीड तो मुझे पता है 330 है, वो सामने लिखी हुई है, करके दीजिए। क्या आ रहा है? वेवलेंथ क्या आ रही है मुझे बताएगा माहिर? मुआज, क्या आंसर आ रहा है? तकी भी नहीं है क्लास में। आंसर बताइए। आंसर कोई बताएगा? 0.957 मीटर्स। क्लियर? The loudspeaker now moves in a straight line while emitting the same sound of constant frequency. The period of the trace increases continuously. Describe the motion of loudspeaker. वो अब लाउडस्पीकर आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? तो अब किस तरीके से होगा, मतलब अब साउंड बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा? तो आप लिखेंगे द लाउड स्पीकर इज मूविंग अवे एज द स्पीड इज इंक्रीजिंग। क्लियर जी? यहां तक बात समझ में आती है जी? क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। अगला सवाल आपसे ये कह रहा है, पहले जरा सवाल पढ़े सुकून से। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। वो कह रहा है आपसे, a cylindrical copper wire P of length 0.24 meter is shown in figure 6.1. The current in the wire is 0.85 ampere। करंट बता दिया आपको, रेजिस्टेंस बता दी, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बता दिए, द रेजिस्टिविटी बता दी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो आपको अगर बेसिकली ओम्स लॉ याद हो, तो अगर आपको पास करंट दे दिया जाए और अगर आपको वोल्टेज दे दिया जाए, तो क्या आप रेजिस्टेंस दे दिए, क्या वोल्टेज नहीं निकाल सकते? तो ओम्स लॉ क्या कहता था कि आपके पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कैसे पता चला? यही लग रहा है क्योंकि कॉपर वायर मेंशन है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी? V इज इक्वल टू I टाइम्स R। तो आपने क्या करा? V इज इक्वल टू I R।
करंट कितना है भाई 0.85, और रेजिस्टेंस कितनी है जी 3.3 एक्सपोनेंट -3। मिली ओम का मतलब क्या होता है -3। तो आपने क्या करा, तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 0.85 इंटू 3.3 एक्सपोनेंट -3, 2.8 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट। जरा चेक करिए क्या यही आ रहे हैं, यही आंसर है या नहीं है बेटा? क्लियर है जी? अच्छा जी, अगला सवाल है आपके पास। शो दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज दिस। अच्छा, अब ओ लेवल्स में जब आप थे तो आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, आपको पढ़ाया गया था कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब आपने ये दोनों कंबाइन किए थे तो आपके पास क्या आता था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ ओवर एरिया। मुझे एरिया चाहिए, बाकी तीन चीजें हैं, करके दीजिए मुझे एरिया की। क्या 1.3 माइक्रोमीटर ही आ रहा है? प्रूफ करिए दीजिए जल्दी से। एरिया प्रूफ करें। क्या आ रहा है आंसर? अहमद, मायर, मुआज। सेम आ गया। वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर डेंसिटी पूछ रहा है। नंबर डेंसिटी क्या हुआ करती थी, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर वॉल्यूम। अब ये बेसिकली सिलेंडर है तो एरिया इनटू हाई लेंथ। तो आपके पास एरिया आ गया है, तो आपके पास नंबर डेंसिटी कितनी है जी, 2.6 एक्सपोनेंट 22 ओवर एरिया कितना निकाला है आपने, 1.3 एक्सपोनेंट -6 इंटू लेंथ कितनी है 0.24। वेरीफाई करिए नंबर डेंसिटी कितनी आ रही है। क्या यही आ रही है बेटा? 8.3 एक्सपोनेंट 28, ये भी आ गया। अब आपके पास ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, आई इज इक्वल टू NA V Q। ये V चाहिए। करंट आपके पास है, नंबर डेंसिटी है, एरिया है, चार्ज की वैल्यू आपको पता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 होता है। निकाल के दीजिए स्पीड। तो आपके पास V इज इक्वल टू I/N/A/Q। करंट कितना था आपके पास 0.85, नंबर डेंसिटी है आपके पास 8.3 एक्सपोनेंट 28, एरिया है आपके पास 1.3 एक्सपोनेंट -6, और क्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -19। 0.85, 8.3 एक्सपोनेंट 28, 1.3 एक्सपोनेंट -6, 1.6 एक्सपोनेंट -19।
आपके पास क्या आ रही है, 4.9 एक्सपोनेंट -5 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आती है जी? यस या नो में जवाब दीजिएगा। बताइए, क्लियर है? थम्स अप कर दें। अहमद क्लियर है। अ डिफरेंट कॉपर वायर क्यू हैज द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम कर दिया, ठीक है, बट नॉन यूनिफॉर्म रेडियस। द रेडियस R1 एट एंड एक्स ऑफ द वायर आर क्यू सेम एज द वायर P। रेडियस R2 इज लेस देन R1। दोनों का रेडियस कंपेयर करा। State and explain how the resistance of wire Q compares with the resistance of wire P। तो अब आप क्या लिखेंगे? इसके अंदर जो पॉइंटर्स हैं वो लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज। अब उसकी वजह से क्या होगा, लेंथ बड़ा होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ होगा। And we know that resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area, है ना? तो अब उसको कंपेयर करते हुए तो रेजिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज ग्रेटर देन आर पी। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होता है, अब नॉन लीनियर मतलब इंक्रीजिंग स्पीड है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा। तो इसका मतलब तो कांस्टेंट इंक्रीजिंग नहीं है, तो ये लाइन नहीं बनेगी। आपके पास बनेगी कुछ इस तरह की लाइन, कर्व। क्लियर? एन आइसोलेटेड स्टेशनरी न्यूक्लियस क्यू डिकेज इनटू आर। अब इससे अगर अल्फा निकाला है तो बेसिकली ये किस तरह होगा, 222 आर। अब 222 + 4 इज बेसिकली टू, चार 226। अच्छा, अब इसमें से टू निकला है तो ये बना होगा, और 88 में से आप टू माइनस करते हैं तो ये 86 होगा। क्या ये बात समझ में आती है अहमद, मायर? अब वो क्या कह रहा है, मोमेंटम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ न्यूक्लियस आर आफ्टर द डिके। अब अगर स्टेशनरी था तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा, और आपको पता है अल्फा का जो मास होता है फॉर यू होता है, और यू की वैल्यू होती है 1 क्या था, एक मिनट को एटॉमिक मास यूनिट में देख लूं। 1.66 एक्सपोनेंट -27। ठीक है, तो अब आपने इसको मास इंटू वेलोसिटी करके आपने आगे करा, तो आप क्या करेंगे भाई, 4 × 1.66 एक्सपोनेंट, एक मिनट, इसको डायरेक्ट यू कर देते ना, 4u इंटू, बेसिकली स्पीड कितनी है, 1.5 एक्सपोनेंट 7 प्लस आर का क्या निकलेगा, आर का होगा 222 इंटू एक्स, ये एक्स चाहिए। तो अब आपने कंपेयर करा, यू की वैल्यू तो दोनों साइड के लिए सेम है, तो 4 × 1.66 एक्सपोनेंट 27, माइनस था प्लस था, माइनस था, इंटू 1.5 एक्सपोनेंट 7 प्लस 222 इंटू 1.66 एक्सपोनेंट -27 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल के दें।
क्योंकि इसको इक्वेट किया हुआ है आपने जीरो से, क्योंकि इससे पहले का मोमेंटम जीरो है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था। क्लियर? जो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ पढ़ा है कि सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो था, क्योंकि वो रेस्ट पे था। फिर वो दो हिस्सों में ब्रेक हुआ, तो आपके पास क्या हो गया? एम ए इंटू यू ऑफ ए इज इक्वल टू एम ऑफ एल्फा इंटू यू ऑफ एल्फा प्लस एम ऑफ आर इंटू यू ऑफ आर। ये यू ऑफ आर चाहिए, ये पूरा जीरो हो गया। क्या आंसर समझ में आया ये? अहमद, मायर, मुआज? आंसर यही आ रहा है। कौन सी तीन चीजें किसी भी डिके में सेम होती है? सबसे पहला तो भाई मोमेंटम है, मोमेंटम सेम रहता है। दूसरा, आपके पास बेसिकली केमिस्ट्री बताती है कि भाई आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, आपके पास चार्ज, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। तो दूसरा आप चार्ज लिख दें, तीसरा आप न्यूक्लियॉन नंबर लिख दें। अगर वो आइन नहीं बन रहा तो आपके पास लेप्टॉन्स भी सेम है ना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी सेम रहेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आती है जी? समझाए, बताइए अगर इट इज क्लियर। अहमद, मायर, मुआज, क्लियर है या नहीं? ये था फरवरी मार्च 2025 का पेपर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। आसान था, मुश्किल था? अहमद, आसान था? मायर? थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।